हाय गाइस। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो वर्ल्ड के हर एक एरिया को अफेक्ट करता है, हर एक चीज को अफेक्ट करता है। समझिए एक एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट। ओके, मतलब जो एक हो रहा है वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, वो तीसरे को अफेक्ट कर रहा है, चौथे को अफेक्ट कर रहा है, इस तरह पूरा एक सर्किल चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म है पॉलीक्राइसिस। ओके, चलिए इसको समझते हैं एलॉबरेटली क्या है। अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वर्ल्ड डिस्टेबलाइज हो रहा है। देखिए, पहले वर्ल्ड कभी इतना कनेक्टेड नहीं था जितना आज है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी मेच्योरिटी। आप जैसे कि आपको एक पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो पूरे वर्ल्ड पे जाता है, या कोई ट्विटर पे कोई पोस्ट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड पे जाता है, विद सेकंड से जा रहा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड इससे पहले कभी डिस्टर्ब नहीं था जितना आज है, और ना ही इतना डिस्कनेक्टेड भी था इन द सेंस ऑफ रिलेशंस बिटवीन देम। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या है ये चीज बोल के, और ऐसे कौन से मेन 5 फैक्टर्स है जो वो अफेक्ट करते हैं इन चीजों को। ठीक है, एंड मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे कंटेंट और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब समझते हैं इनको वन बाय वन। ओके, तो देखिए मैंने बेसिकली इस पूरे टर्म को दिया है ग्लोबल डायनेमिक्स। ये मैंने एक छोटा सा वेबसाइट बनाई, ठीक है, नॉट एक पेज पेज है छोटा सा, ठीक है, माइंड मैप के साथ मैं इसके द्वारा आपको समझूंगा। ठीक है, तो देखिए जो आज के जो ग्लोबल डायनेमिक्स है, मतलब जो मेन फैक्टर्स हैं जो पूरे दुनिया को चला रहे हैं, ठीक है, वो 5 मैं बोलूँ 5 सेगमेंट्स, और ये ही है क्राइसिस। ये एक एक क्राइस है और सब मिला के पॉली क्राइसिस, मतलब जिसको मैं जो टर्म को बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये सब इंटरकनेक्टेड है। देखिए इनमें सबसे पहला सेगमेंट हम समझते हैं, ठीक है, वो है ग्लोबल वोलेटिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो देखिए इसके अंदर मेजरली 3 है। एक टेरिटरी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल वायलेंस और न्यू वॉर्स, टेक एंड एनर्जी। इसको अभी हम देखिए डिस्क्राइब से देखिए। तो आज जो दुनिया में चल रहे हैं ना वॉर्स, पहले कभी इतने थे नहीं। आज नियरली 2024 के हिसाब में 61 वॉर्स चले 2024 में, एक ही टाइम पे पैरेलल 61 वॉर्स चल रहे थे। अब पहले वॉर्स क्या थे, जो कन्वेंशनल वॉर्स होते थे, वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने चलते, उसके बाद कंक्लूजन हो जाता था। बट आज के वॉर आप देखिए, टेरिटरी बेस्ड वॉर चाहिए चाहिए, या रीजनल वायलेंस होगा, या कोई टेक वॉर्स हो गया, जो भी हो, ये चलते ही जा रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि यूक्रेन रशिया वॉर है, वो 2022 से कंटिन्यूसली चल रहा है, उसका कंक्लूजन निकला ही नहीं है। ये टेरिटरी बेस्ड वॉर है, इसराइल ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमें कहीं 70 80 सालों पुराने का है ये तो। ठीक है, द सेम है रीजनल वायलेंस का, अगर हम देखें इथियोपिया है, सुडान सिविल वॉर है, म्यांमार स्ट्रगल्स है, ये सब भी कंटिन्यूस चलते रह रहे हैं, इनका कोई एंड नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? कोई करना नहीं चाह रहा है या जानबूझ के सब करवा रहे हैं? तो ये वन ऑफ, ये सोचने की जरूरत है वहां पे कि क्या मेन फैक्टर्स जो चल रहे हैं इन सब। ठीक है, और अभी अब आप देखिए देखिए जो वॉर से चल रहे हैं तो इनकी भी एक टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो पहले क्या था, मिसाइल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, या एयरक्राफ्ट होते हैं, अब ऐसा नहीं। अब क्या है, वहां पे साइबर वॉरफेयर है। तो वो क्या करते हैं, जो एनर्जी के ऊपर, मतलब उनकी जो एनर्जी उसके ऊपर अटैक करना, या उनके जो सिस्टम्स है, नेशनल सिस्टम्स है, उनके ऊपर अटैक करना, एनर्जी पे सैबोटेज करना, ये सब चल रहे हैं आजकल। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब समझते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है ग्लोबल पावर रीसफरिंग। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 2 चीजें, एक सुपर पावर राइवलरी और डेमोक्रेटिक फ्रेजाइलिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं सुपर पावर राइवलरी होती क्या है। तो पहले बिफोर कोल्ड वॉर, ये जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब क्या था कि 2 सुपर पावर थे। सबने क्या सोचा था कि कोल्ड वॉर हो जाने बाद एक सुपर पावर बचेगा, वो है यूएस। बट हुआ क्या कि दोनों रह गए, यूएस और रशिया दोनों थे। अब हुआ क्या, बहुत साल, मतलब लेट 90s और टिल अर्ली 2000 तक रशिया और रशिया का दबदबा बहुत ज्यादा था। ठीक है, बट एज टाइम गोस ऑन रशिया का कम होता गया, और यूएस का जब से, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प आया, तो एवरीवन केम टू नो दैट व्हाट्स द गेम इज देयर, व्हाट यूएस प्लेस ऑल द टाइम। ओके, तो उस कारण क्या हो रहा है कि जो न्यू पावर्स है वो राइज में आ रहे हैं। न्यू पावर मतलब कौन सा है, चाइना। ठीक है, देखिए चाइना क्या है कि चाइना जब से 94 से जब से वो, मतलब इंडिया के साथ ही वो भी इंडिपेंडेंट हुआ था, जब से वो हुआ है, उसने अपना बहुत ज्यादा काम किया, और नाउ ही इज लाइक पावर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर द होल वर्ल्ड। अगर वो रुक गया तो पूरा वर्ल्ड रुक गया। तो उस तरीके से उसने अपना प्रेजेंट किया है। अब क्या हो क्या रहा है कि चाइना के पास इतना मनी है और पावर है जिससे कि वो यूएस को टैकल कर सके। रशिया तो अब ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुका है उन सब चीजों के अंदर, तो टैकल कर सके। तो सुपर पावर लेवल बढ़ चुकी है। दूसरा,
ब्रिक्स एक्सपेंशन देखिए, तो ब्रिक्स जो कंट्रीज है जैसे ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो ये मेजरली 47 प्लस 47% ऑफ द पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी इकोनॉमी जो है ये बहुत बढ़ते जा रहे, लिटरली बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब क्या मिलकर टैकल करना चाह रहे हैं यूएस को, कि जो उसका जो डोमिनेंस है उसको टैकल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो तीसरा मेन प्राइस है और आई वुड से सेगमेंट जो है वो है वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब इस चीज को समझिए, देखिए पहले क्या था, जब यूएस और यू थे, तो जैसे आपने सुना होगा ये क्या बोलते हैं नाटो था। तो नाटो में क्या मोस्टली डिपेंड होते हैं यूएस के ऊपर सब लोग फॉर यूएस फॉर यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी। अब हुआ क्या कि जब से टाइस बिगड़े और देखिए इंडिया किसको मानता नहीं, ना यूएस मानेगा ना रशिया को ज्यादा मानेगा, वो खुद के ऊपर मतलब बहुत साल से काम कर रहा था, ठीक है। बट अब हो क्या रहा है उसके मतलब उनके द्वारा जब वो ये सब चल रहा है तो इंडिया क्या है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को ज्यादा पुश करना चाह रहा है। जो इवन ग्लोबलाइजेशन हुआ तब भी उसने क्या ज्यादा बाहरी इकोनॉमी को मतलब इंडिया के ऊपर थोपा नहीं, मतलब जो बाहर कंपनीज के ऊपर ज्यादा डोमिनेंस नहीं किया इंडिया के अंदर, नहीं होने दिया ऐसा कुछ। बट अब हो क्या रहा है कि एज अ टाइम जब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटरडिपेंडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ओके। तो अब क्या क्या मतलब डिफरेंट कंट्रीज क्या कर रही है कि वो अपने ही अंदर मतलब अपनी कंट्री के अंदर हर एक चीज को मतलब डेवलप करना चाह रही है। अब उसका क्या हो रहा है कि सब अपने अपने जो कंट्री के लॉस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि प्रोटेक्ट कर सके, उनके जो पीपल्स उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि जो अदर कंट्री के जो भी मतलब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या जो भी सर्विस उनको लेने की जगह, ठीक है। सो प्रोटेक्टेशन का दो चीज, एक डिजिटल सॉवरेनिटी और ट्रेड बैरियर्स। तो ट्रेड बैरियर्स अभी यूएस इज playing a lot of help with good with the trade barriers, okay. They know very well that push how to put up pressure, how to raise up pressure on a different countries using the trade, same as like how China do with its critical mineral resources द्वारा, ओके। जो दूसरा है डिजिटल सॉवरेनिटी। सो अब वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ रही है तो सबको समझ में आ रहा है कि हम एक कंट्री के ऊपर जैसे कि आप देखो डॉलर का जो है वो डंपिंग हो रहा है। तो अब सब क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मेथड्स ट्राई कर रहे हैं, उसमें से ब्लॉकचेन मेथड तो सेफ भी है और सिक्योर भी है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट अब मेथड्स को भी देख रहे हैं कि नॉट ओनली वन ट्रांजैक्शन मेथड, वो मल्टीपल मेथड्स को भी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एक चीज है सप्लाई चेन शिफ्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब क्या सप्लाई चेन पहले क्या था कि सब कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ ही मतलब ये सब ट्रेड्स करते थे और जो रूट्स थे ट्रेडिंग रूट्स थे सब मतलब कनेक्टेड थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब क्या कर रहे हैं लोग कि सबको सब अपना अपना चाह रहे हैं, सब डीलिंग कर रहे हैं और डीलिंग करके अपने पास ही सभी मतलब बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट। जो फोर्थ है वो है इकोनॉमिक पावर शिफ्ट। देखिए ये एक वन ऑफ द की थिंग है यहाँ पे जो हम देख सकते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमी ऑलरेडी सही ना मैसिव पार्ट ऑफ इकोनॉमी को ड्राइव कर पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब नाउ द सेम एज इंडिया इज आल्सो गोइंग ऑन, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अब तक 7 to 8% जीडीपी ग्रोथ अभी इंडिया का प्रोजेक्टेड है, ठीक कुछ सालों के लिए। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और इकोनॉमी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट क्या है, अब जो पावर हाउस है जो पहले यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के पास था वो अब शिफ्ट होके एशियन कंट्रीज की तरफ आ रहा है। एशियन इन द मेजरली सेंस इंडिया, चाइना और जापान की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये क्यों हो रहा है, बेसिकली हाई ग्रोथ रीजन है, एशियन डायनेमिक्स, मतलब साउथ एशियन जो पूरे साउथ एशिया कंट्री जो भी है उनका बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ भी अच्छा और पॉपुलेशन भी अच्छे लेवल पे, तो वो क्या मतलब खुद की कंट्री में मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमी, और जो वुड से एज एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी, ठीक है। और दूसरा जो इंडिया है वो तो टेक हब है आपको, तो वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है। और इंस्टीट्यूशन चेंजेस देखिए, पहले क्या होता था कि वर्ल्ड जो है ओनली वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के ऊपर जो लोन उसके ऊपर डिपेंड, अब ऐसा नहीं है। अब क्या डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को देख रही है, वो चाइना के पास हो जाती है, जापान के पास हो जाती है, जैसे इंडिया मोस्टली जापान के पास जाता है व्हेन इट वांट्स टू गेट अ हाई मोर हाई नंबर ऑफ अमाउंट फॉर अ लोन फॉर इट्स एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग, ओके। एंड आरसीईपी इंटीग्रेशन देखिए 2020 में हुआ क्या था कि जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जो डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज उनके बीच में ट्रेड पैक्ट होता है जिसमें 15 कंट्रीज थे टोटली, ठीक है। तो फ्री ट्रेड के लिए वो हुआ था। अब उसमें इंडिया था नहीं, 2019 तक था, बट लेटर जब ट्रेड फाइनलाइज होने वाला था तो इंडिया निकल गया था उसमें से, ठीक है। तो ये सब क्या फ्री ट्रेड के लिए और जो इजी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि पहले जो यूरोप और यूएस के पास जो पूरा इकोनॉमी चलती थी, अब नहीं, वो डाइवर्स हो गई, बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गई, एशियन की तरफ
आने लगा पूरा, इवन इफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द आईटी, एनीथिंग व्हाट इट you name whatever that name, you name, it will be here. Okay. And the fifth जो main pillar है वो है टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। देखिए अब एज यू नो कि एआई जिस तरह आया है, मतलब एआई हाउ इट इज ग्रोइंग, इट्स लाइक बूमिंग। ओके, जितने पहले भी टेक्नोलॉजी आए थे पहले वो इतने स्ट्रॉन्ग या इतने फास्ट नहीं थे जितना एआई ने कैप्चर किया है पूरे टेक्नोलॉजी एरेना को। ठीक है, अब क्या है, जो जनरेटिव एआई का बूम आया उससे IT will disrupt to it, but yeah, they are trying to cope because again it's a product of IT only, right? अब जो ऑटोमेशन रिस्क जिस कारण हो रहे हैं, जो लेऑफ्स हो रहे हैं, बट हाँ ये एक चीज है कि लेऑफ्स जितने हो रहे हैं उतने जॉब्स नहीं बन रहे हैं के कारण, बट इन द फ्यूचर it would able to the industry would able to cope up with the things, okay? And last one is market fragility। देखिए पहले क्या था कि जो ट्रेडिंग था पहले पेपर से होता था, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ आए सॉफ्टवेयर आए, अब क्या हो रहा है कि टोटली नॉट टोटली मोस्ट ऑफ थिंग्स एलो ट्रेडिंग की जाए जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आपका ट्रेड हो जाता है। अब इस कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो चीटर्स हैं वो इसका ट्राई कर रहे हैं कि एकदम से बल्क में खरीद और बल्क में सेल कर दे, जिससे क्या वोलेटिलिटी जो क्या बोलते हैं चेंजेस है मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है एकदम से, जो जो देन रियल ट्रेड्स उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा क्या, फिनटेक वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ द एल्गो ट्रेडिंग सब हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि फाइव जो क्राइस है किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं लोगों के लाइफ्स को, अपने हमारे एवरीडे थिंग्स को। ठीक है, और जो डिसीजन मेकिंग इन सबको। तो देखिए अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको, तो ये जो फाइव है ये इंटरकनेक्टेड है। देखिए अब जो वॉर है, वॉर लड़ने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब इंटरलिंक है। अगर वॉर चलते रहे तो डेफिनेटली इकोनॉमी तो गिरेगी बट टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी। द सेम है, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। और हाँ ये चांस है कि वॉर कम हो, बट वर्ल्ड नहीं चाह रहा है ऐसा। जब होना हो तो हो जाता था। ठीक है, तो देखिए मैं और एक चीज को बोलना चाहूंगा कि जो अभी चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा फास्ट है। जो इस चेंज से अडेप्ट कर लेगा वो सर्वाइव होगा, जो रिएक्ट नहीं कर पाएगा विद इन द स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दे विल गेट इनवैलिडेटेड। क्यों? बिकॉज देखिए एक तो वॉर चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग हो रहा है, जो कनेक्शन है, जो ग्लोबल जियोटेक जो अभी लिंकेज है जो ब्रेक हुए हैं वो कुछ ज्यादा वोलेटाइल है सब। ठीक है, अगर कंट्रीज फास्ट रिएक्ट नहीं करें डेफिनेटली दे विल गेट बैक और उनकी इकोनॉमी गिर सकती है। तो ये था मोस्टली जो मैं कहना चाहता, पॉलीक्राइस के ऊपर टोटली मैंने एक वीडियो, छोटा सा एक वीडियो बनाया। ठीक है, if you guys like this video, please share this video. Please subscribe my channel and please comment under this video. Okay, it will help me a lot. So thank you. Thanks. Bye.